गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को निर्देशन के सिद्धांतों के विषय में बताया था। कल फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक समाप्त हुआ था। आज फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक का रिवीजन कराने जा रहे हैं, जिसमें है पारिवारिक आवश्यकताओं एवं शक्तियों के अनुरूप परिवार में बालक का विकास। तो पारिवारिक आवश्यकताओं एवं शक्तियों के अनुरूप परिवार में बालक का विकास से क्या तात्पर्य है? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली, बच्चों का विकास परिवार में किस प्रकार से होना चाहिए, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का अनुभव बालकों को कराते रहना माता पिता एवं परिवार का कर्तव्य होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी भूमिका पे प्रकाश डालते हैं। बच्चों, थोड़ा समरी इसकी समझिए, इसके बाद इसके का विस्तृत ज्ञान हम आपको कराते हैं। वर्तमान समय में बहुत जटिलताओं से भरा हुआ समय है। आज के परिवार सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक परिवर्तन से इतने अधिक प्रभावित हो रहे हैं कि उनका मूल रूप ही समाप्त हो जा रहा है। जिस प्रकार से आविष्कार हो रहे हैं, जिस प्रकार से समाज विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, सभी दृष्टिकोणों में जैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान समय में व्यक्ति एवं परिवार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। यह परिवर्तन सामाजिक दृष्टिकोण से भी आ रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आ रहा है और औद्योगिक परिवर्तन के कारण भी आ रहा है। और औद्योगिक परिवर्तन से पारिवारिक जीवनचर्या इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि उनका मूल रूप ही समाप्त हो रहा है। पहले संयुक्त तथा विस्तृत परिवार हुआ करते थे। सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते थे, एक मुखिया होता था और सभी को उस मुखिया की बातें सुननी पड़ती थी, समझनी पड़ती थी और उसी के अनुरूप में कार्य करना पड़ता था। एक ही चूल्हे पे सभी परिवार के लोगों का खाना बनता था। तब भी परिवार खुशहाल था, तब भी विकास हो रहा था। लेकिन वर्तमान समय को देखें तो संयुक्त परिवार का स्थान लघु तथा एकाकी परिवारों ने ले लिया और इसका प्रमुख कारण पति पत्नी तथा बालकों के समायोजन की समस्या प्रमुख हो गई। साथ ही युवक युवतियों के मध्य आपसी आकर्षण, स्त्री पुरुष के मध्य साथ साथ काम करने के अवसरों से उत्पन्न जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई, वह समस्याएं व्यक्ति के
पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन पे पड़ने लगी, जिसके कारण पारिवारिक समायोजन में दिक्कतें आने लगी। अब पारिवारिक समायोजन में दिक्कतें तो आती ही थी, साथ ही साथ पारिवारिक तथा बालकों के विकास में भी, विकास के दृष्टिकोण में भी समस्याएं आने लगी कि बालकों का विकास कैसे करें। क्योंकि बालक ही, आज का बालक कल के लिए देश का भविष्य साबित होगा। और बालक के व्यक्तित्व का विकास हम शैशवाकाल से ही शुरू करते हैं। शैशवाकाल से तात्पर्य है बच्चों, बच्चा जब जन्म लेता है तो 0 से 15 दिन की अवस्था जो होती है वह शैशवाकाल कहलाती है। 15 दिन से लेके 2 साल, 3 साल, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया है कि अवस्था बचपना काल की अवस्था कहलाती है। इसके बाद आता है बाल्यकाल, और बाल्यकाल तथा के साथ साथ विद्यालय जीवन भी आरंभ हो जाता है। और विद्यालय जीवन के आरंभ होने के साथ साथ अब संघर्षों का जीवन भी आरंभ हो जाता है। तो विद्यालय के जीवन में होने वाले संघर्षों, परिवार के सदस्यों, परिचितों तथा अन्य संबंधों के आपसी संपर्कों के बीच बालक के विकास को करना है, बालक का विकास करना है, इन सभी के बीच में। और व्यक्तित्व के निर्माण में तो परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार का स्थान सबसे ऊंचा होता है। यदि बालक को प्रारंभ से ही अपेक्षित पारिवारिक निर्देशन, संतुलित वातावरण, प्राप्त होता रहे तो उसका व्यक्तित्व उचित प्रकार से विकसित होगा। परिवार एवं व्यक्तित्व का क्या संबंध है? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि परिवार एवं व्यक्तित्व का क्या संबंध है एक बालक के विकास में और एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में। परिवार एवं व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो परिवार वह साँचा है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल रूप जन्म लेता है। जिस प्रकार से एक कुम्हार घड़े को बनाता है तो जो वो आकार देना चाहता है, जब तक मिट्टी गीली और कच्ची रहती है, कच्ची और गीली मिट्टी से उसमें वह जो भी आकार देना चाहता है तो वह दे सकता है। तभी तक दे सकता है जब तक मिट्टी गीली है और कच्ची है। लेकिन जैसे जैसे आकार देने के बाद, जैसे ही उस घड़े को आग में तपा दिया जाता है
आग में तपाना का मतलब होता है आग में पका देना। जैसे जैसे उसे आग में पका दिया जाता है तो अब उसके आकार, संरचना एवं ढांचा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब वह घड़ा टूट जाएगा लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार बालक के विकास के लिए भी यही बात होती है कि शैशवावस्था के उपरांत जैसे ही बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति करने लगता है, यानी 15 दिन के बाद से आप 3 वर्ष तक बचपना अवस्था होती है, उस समय वह जो कुछ भी देखता है, सीखता है, समझता है, उसी का वह अनुकरण करता है। और यह प्रक्रिया 5 वर्षों तक चलती है, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था तक। अब बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में वह जो कुछ भी देखा, सुना, सीखा, समझा, उसके परिवेश में जो कुछ भी उसने देखा, सुना, सीखा, समझा, अब आगे उसके उसी को और परिपक्व बनाएगा, इसमें बदलाव नहीं आ सकता है। ठीक है, परिस्थितियों एवं वातावरण के बदलने के साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वातावरण और परिस्थितियों के साथ बदलने के साथ बदल सकता है, लेकिन बाल्यावस्था की जो अमिट छाप उसके मनोमस्तिष्क में बैठी है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन में कभी न कभी वह उन बातों को दोहराता है जो बाल्यावस्था में उसके साथ घटित हुई है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि परिवार के द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जा सकता है। वो पूर्ण विकास हम कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि बचपन के संस्कार बचपन के दिनों तक ही सीमित नहीं रहते हैं। सीमित रहते हूं ऐसी बात नहीं है। प्रायः बच्चों लोगों के मन में यह बात हमेशा रहती है, अभी बच्चा छोटा है, ये क्या बातें याद रखेगा। ऐसा नहीं होता है। प्रारंभिक जीवन के प्रभाव एवं संस्कार बड़े होने पर अतीत की बातें बन जाते हैं, पर वह उनके जीवन में कभी न कभी जरूर सामने आती है। वो जरूर उस कार्य को प्रकट करेगा, उस घटना को प्रकट करेगा जो इसके बाल्यावस्था में गुजरा है, जो इसके बचपनावस्था में गुजरा है। इसी के संदर्भ में डॉक्टर लॉरेंस के फ्रेंड ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पारिवारिक प्रभाव एवं संपर्क व्यक्ति के प्रौढ़ जीवन में भी संचरित होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक पारिवारिक प्रभाव एवं संपर्क व्यक्ति के प्रौढ़ जीवन में भी संचरित होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है बच्चों, जो हमने अभी बताया कि जो कुछ भी, जैसा भी परिवेश, वातावरण, जो व्यवहार, जो कुछ भी बच्चा देखता है, सीखता है, वो बाल्यावस्था, बचपनावस्था में जो कुछ भी देखता है, सीखता है, और जो कुछ उसके माता पिता, पारिवारिक सदस्य करते हैं, उसी के अनुरूप बच्चा अनुकरण करता है और उसी के अनुरूप वो सीखता है।
और उसकी यह बचपना अवस्था की बातें प्रौढ़ा अवस्था तक उसके जीवन में संचार के रूप में चलती रहती हैं। परिवार के ये सभी प्रारंभिक प्रभाव इतने स्थायी एवं दूरगामी होते हैं कि इसको बदला नहीं जा सकता है। अगर हम ये सोचें कि बाल्यावस्था की बातें, बचपना अवस्था में बच्चा अभी ऐसे है, बड़ा होगा तो ठीक से सीख लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो कुछ भी बच्चे को सिखाना है, समझाना है, वह बचपना अवस्था से बाल्यावस्था तक ही होना चाहिए। इसके पश्चात उसके अंदर परिपक्वता आती है, बदलाव नहीं आता है। जैसे परिवार में जब बालक का विकास किया जाता है, बालक का पालन पोषण, विकास से तात्पर्य यहाँ पे है पालन पोषण से। जब बालक का पालन पोषण किया जाता है तो बालक के भोजन, स्वच्छता, शारीरिक गतिविधियों एवं भावनात्मक प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है और इन भावनात्मक प्रक्रियाओं की व्यवस्था एवं नियंत्रण करता भी परिवार होता है। परिवार की देखभाल के बीच में ही वह अपनी शारीरिक स्वायत्तता यानी शारीरिक सुरक्षा को सौंप देता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसे नहीं पता होता है कि उसके माता पिता कौन है, उसकी परवरिश कौन कर रहा है, क्या उसे सारी चीजें मिल रही है कि नहीं। तो बिल्कुल वह बच्चा अपने आप को परिवार की व्यवस्था के ऊपर सौंप देता है एवं परिवार के परंपरागत ढंग एवं व्यवस्था को स्वीकार भी कर लेता है। अब उस परिवार में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी रहन सहन शैली है, वो परंपरागत शैली में पाल रहे हैं, पाश्चात्य शैली में, ये उस परिवार के ऊपर डिपेंड है और उसको बच्चा स्वीकार करता है। जिस प्रकार से परिवार के लोग भोजन करते हैं, स्नान, व्यायाम एवं विश्राम करते हैं, बालक भी उसी के अनुसार अपने को ढालने का प्रयत्न करता है, यानी उसी के अनुसार वह देखकर सीखने की कोशिश करता है। और बालक को परिवार में माता पिता जो कुछ भी सिखाते हैं वह उसी को सीखता है। परिवार के लोग जिस प्रकार से भोजन करते हैं, जिस अंतर से भोजन करते हैं, बालक भी अपनी जैविक भूख को उसी प्रकार से बदल लेता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बालक की परवरिश में माता पिता एवं परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। हम बच्चे को जैसी परवरिश देते हैं, जैसे बच्चे को सफाई सिखाना, पालन पोषण की विधियों में बच्चा जब 6 महीने से ऊपर होता है, धीरे धीरे वो पलटने लगता है, उसके अंदर शारीरिक गतिविधियां होती, उसी समय से उसके अंदर कुछ न कुछ गुणों को विकसित किया जाता है। जैसे नित्य क्रिया, नित्य क्रिया में बच्चों को मल मूत्र त्याग करने की सबसे पहली कड़ी आती है, मल मूत्र त्याग करने की विधि। बच्चा बोल तो पाएगा नहीं कि उसे कब मल मूत्र करना है। इसके लिए माता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दे और समय अनुसार बच्चे को मलमूत्र त्याग कराएं। अब जब समय अनुसार माता बिस्तर पे न करा के
उसे पॉट पे बैठाती है या बाथरूम में लेकर धीरे धीरे वो बच्चा सीखता जाता है। जैसे ही उसे पेशाब लगता है वह रोना शुरू करता है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है और माता समझ जाती है और वो बच्चे को मलमूत्र त्याग करने के लिए लेकर जाती है। अब बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है। बच्चे के उठने के बाद ब्रश कराना सबसे पहला कार्य है। मलमूत्र त्याग कराना, ब्रश कराना, उसके पश्चात ही उसको भोजन के रूप में दूध, बिस्किट जो भी देना हो, अगर माता देती है तो बच्चा वहीं सीखता है। जो माता ने उसे सिखाया, अब वो जीवन के किसी भी अवस्था में होगा, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए वो कोई चीजें नहीं खाता है। लेकिन अगर माता ने ये इन चीजों का ध्यान बच्चों के पालन पोषण पर नहीं दिया, बच्चा उठा बिना ब्रश कराए, बिना मलमूत्र त्याग कराए, बच्चे को कुछ भी खिला दिया, पिला दिया, जो आज भी गांव में प्रचलित है। हम गांव को दोषारोपण नहीं कहते हैं, बहुत पिछड़े एरिया में आज भी लोग हैं जिन्हें यह भ्रम है कि बच्चा अभी छोटा है, अरे ये बाद में सीख लेगा। नहीं, वह जीवन पर्यंत कभी भी नहीं सीखेगा। जो कुछ भी सीखना है वह इन 5 वर्षों में ही सीखेगा और इन 5 वर्षों के सीखने का प्रभाव और इन 5 वर्षों के सीखने के प्रभाव एवं संस्कार बड़े होने तक होते हैं, यानी उसके प्रौढ़ जीवन में भी वे संचरित होते रहते हैं। इसलिए बच्चों का विकास पे ध्यान देते समय यह ध्यान देना होगा कि बच्चों की परवरिश में किन किन बातों का होना जरूरी है, जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। इससे बालक इस बात को समझने लगते हैं कि माता पिता से कोई बात मनमानी हो तो भोजन के समय रूठ जाना, चिल्लाना, सामान को फेंकना। जब वह ऐसी क्रियाएं करते हैं तो माता पिता उनकी जिद को पूरी करते हैं। इसके लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि बच्चे की परवरिश में प्रलोभन न देकर पुरस्कार देने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। जैसे आपने खा लिया, बहुत अच्छा, आपसे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है, इस तरह के शब्दों का के द्वारा बच्चों को अप्रिशिएट करना है, ना कि उनको चीजों को देकर अप्रिशिएट करना है। इससे बच्चे के मनोमस्तिष्क में एक बात बैठ जाती है कि बच्चा अपनी जिद को मनवाने के लिए फिर उसे वही क्रिया करता है जो खाते समय कर रहा है। इसके साथ साथ माता पिता का कर्तव्य है कि नम्रतापूर्वक प्यार से बालकों को दैनिक जीवन में व्यवहार का ढंग, स्वच्छता
तथा नियमितता आदि बातों को सिखाएं। माता पिता और परिवार इन सभी का कर्तव्य है, माता पिता की अनुपस्थिति में परिवार भी, जिससे कि बालक की भावात्मक प्रतिक्रियाएं क्रोध, प्रेम, चिंता, विरोध भी परिवार के बीच में ही विकसित होती है। इसलिए जो भी कार्य करें उनमें विनम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि बच्चे के संवेगात्मक विकास में भी माता पिता एवं परिवार का भी योगदान होता है। अब आता है परिवार में बालक का विकास। अभी तो व्यक्तित्व के विकास में बताया, परिवार में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। अब परिवार में बालक का विकास, तो बच्चों परिवार में जब कोई नया मेहमान आता है, जब कोई बालक का जन्म होता है, तो उसका शारीरिक, मानसिक, भाषागत विकास होता है। भावना तथा संवेग उसके जीवन के प्रमुख अंग बन जाते हैं। उसमें अनेक प्रकार के संस्कार विकसित होते हैं और संस्कारों से अनेक प्रकार के पारिवारिक तथा यौन समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिनके लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। परिवार के बीच में रहते हुए बालक का जो शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है, वह व्यक्ति की जैविक चेतना का एक अंग होता है। परिवार का धर्म, विश्वास, परंपराएं एवं भावनाएं व्यक्ति की जैविक चेतना के साथ एक हो जाती है। जीवन के इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में बालक में व्यक्ति एवं संसार के प्रति अनुभव एवं व्यवहार के कुछ गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान ही उसके शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास होता है और इन विकासों के साथ साथ वह परिवार के धर्म, विश्वास, परंपराएं एवं भावनाएं, जैविक चेतनाएं, ये सभी एकीकृत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इन सभी के एक होने के साथ साथ बच्चा जब बाल्यावस्था का होता है, प्रारंभिक वर्षों में ही, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही बालक में व्यक्तियों एवं संसार के प्रति अनुभव एवं व्यवहार के कुछ गुणों का विकास हो जाता है, जिसे संसार के प्रति आस्था अथवा अनास्था, आस्था अथवा अनास्था, नैकट्य अथवा अस्वीकरण की संज्ञा देते हैं। इन्हीं वर्षों में, इन्हीं बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बचपना अवस्था, इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में बालक के अंदर स्नेह एवं प्रेम का आदान प्रदान होता है। यानी वह स्नेह एवं प्रेम के आदान प्रदान को देखता है, सीखता है और सीखने में असफल भी होता है और सफल भी होता है। तो परिवार में बालक का विकास पारिवारिक परंपराओं के अनुसार, उनके धर्म, विश्वास, मान्यताएं, भावनाएं, इन सभी के माध्यम से उस बालक का पूर्णतः विकास किया जाता है। और इन सभी के एक रूप के होने पर ही प्रारंभिक वर्षों में ही बालक जो है
व्यक्तियों एवं संसार के प्रति अनुभव एवं व्यवहार के कुछ गुणों को सीखता है और उन गुणों का विकास भी उसके अंदर होता है। बालक के विकास को 3 स्टेज में, 3 स्थितियों में बांटा गया है। विकास की 3 स्थितियां बताई गई हैं। डॉक्टर लॉरेंस के फ्रैंक ने, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डॉक्टर लॉरेंस के फ्रैंक ने बालक के विकास की 3 स्थितियों को बड़े सरलता से बताया है। उन्होंने ये 3 स्थितियां, उनकी ये 3 स्थितियां इस प्रकार की हैं। पहला, मत करो, मत करो की स्थिति। दूसरा, करो की स्थिति। और तीसरा आता है क्यों, इसलिए। इन तीनों स्थितियों के आधार पे ही बालक का विकास किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है मत करो की स्थिति। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि बालक के विकास में मत करो, करो और क्यों, ये 3 स्थितियां कैसे शामिल हो सकती हैं और इन 3 स्थितियों का संबंध क्या है? तो बच्चों, बालक के विकास में जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होने के साथ साथ बालक जब कुछ क्रियाशील होता है, यानी कि अब वह भौगोलिक परिवेश के बारे में समझने लगता है, समझना प्रारंभ करता है, यानी उसका बचपना अवस्था स्टार्ट हो गया है। वो चलने फिरने लगा है, कुछ शब्दों को बोलने लगा है और भौगोलिक परिस्थितियां, अपने परिवार की स्थितियों सभी के विषय में समझने लगा है। अब परिस्थितियों से तात्पर्य है कि उसे ये पता है कि क्या कार्य गलत है और क्या सही है। यह बच्चा को अवगत कराने पे या उसे बताने पे वो समझता है, लेकिन फिर भी वो वही करता है। तो भौगोलिक परिवेश के बारे में अब वो समझना प्रारंभ करता है। उसी समय मत करो की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। जैसे बच्चा जब 1.5 से 2 साल का होता है, 1.5 से 2 साल का होता है, तो वह बालक जो है मिट्टी को स्पर्श करता है, उसे मुंह में रखता है और उसे वो अच्छा लगता है। मोमबत्ती के जलने पर हाथ रखने की कोशिश करना, लालटेन के जलने पर हाथ रखने की कोशिश करना, उंगली को मुंह में रखना, इस प्रकार का वह क्रियाकलाप करता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप को जब वह करता है तो इस प्रकार की सभी स्थितियों में माता पिता या परिवार के लोग उसे ऐसा न करने, हमेशा उसे बोलते हैं मुंह में उंगली मत डालो, मिट्टी मत खाओ, लालटेन मत छूना। हमेशा ऐसा न करना, न छूना, न फेंकना, न पकड़ना, हमेशा उनको टोकते हैं और कहते रहते हैं। यही
ऐसा न करना, न छूना, न फेंकना, न पकड़ना, यह मत करो की स्थिति है। जैसे बच्चा पौधों के फूलों को नोचता है तो उससे कहा जाता है उसमें हाथ मत लगाओ, उसे मत तोड़ो। इस तरह की चीजें हमेशा मत करो की स्थिति, बालक की विकास की प्रथम स्थिति होती है मत करो की स्थिति। जैसी बातें उसे निरंतर सुननी पड़ती है। मत करो की स्थिति में बालक को अपना मन को मार कर, यानी उनको मन नहीं है, वो कार्य करना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार टोकने पर वह बालक अपने मन को मारकर अनेक व्यवस्थाओं को स्वीकार करने लगता है और उसे व्यवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ता है। यहीं से बालक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब बालक को मना किया जाता है कि यह कार्य नहीं करो, बार बार मना करने पर, बार बार मत करो, हाथ मत लगाओ, मत छुओ, इस तरह की चीजें करने से वो निरंतर सुनता है। और बालक जब निरंतर इस तरह मत करो की स्थिति में बालक न चाहते हुए भी अपने मन को मारकर उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करने लगता है। जो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको उसे स्वीकार करना पड़ता है और यह स्वीकार करने की स्थिति ही बालक को सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर इंगित करता है, सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर लेकर जाता है। यहीं से बालक सामाजिक व्यवस्था के बंधनों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। यौनांगों की अनतिक्रमणीयता भी वह इसी स्तर पर सीखता है। धीरे धीरे ये बाहरी निषेध उसके व्यवहार के अति निषेध का रूप ले लेती है और बड़े होने पर जो बाल्यावस्था में जिस बच्चे को बचपना अवस्था में मत करो की स्थिति समझाई गई थी, वह बच्चा जब बड़ा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ा में आता है, तो बड़े होने पर अपनी संतानों के लिए भी वह इन्हीं निषेधों की दीक्षा प्रदान करता है। दीक्षा व्यक्ति अपने बच्चों को प्रदान करता है, यानी बाल्यावस्था की सीख को उसने भूला नहीं। संचरित, हमने आगे बताया था कि जो कुछ भी वो सीखता है वो प्रौढ़ा में संचरित होता है। तो बाल्यावस्था में जो कुछ भी मत करो, मत छुओ, उसके अंदर सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया वो, तो जो कुछ भी वो निषेध के रूप में सीखा, सामाजिक व्यवस्था को सीखा, उनको सीखने के पश्चात बड़े होने पर वह अपने संतानों के लिए भी इन्हीं निषेधों की दीक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से बालक के विकास की प्रथम स्टेज मत करो की स्थिति बालक के अंदर सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने की ओर ले जाती है, सामाजिक बंधनों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण वह बच्चा सही और गलत के विषय में धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है। और यह कार्य सिर्फ माता पिता और परिवार ही कर सकते हैं, कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता है। इस प्रकार विकास की प्रथम स्थिति मत करो की स्थिति यहीं पे समाप्त होती है। अब आता है दूसरा करो की स्थिति।
दूसरा स्थिति करो की स्थिति है बच्चों। इसको हम नेक्स्ट कक्षा में अगले दिन